नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं NIOS क्लास 12th का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर सॉल्व, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला हुआ है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दे रखा है, एक पैराग्राफ दे रखा है, इसको आपको रीड करना है और रीड करने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनसे, वो आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको दिखेगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द कंसर्न रेज अबाउट विंड एनर्जी। तो यहाँ पे आंसर आपको मिल जाएगा, द कंसर्न रेज्ड अबाउट विंड एनर्जी इंक्लूड नॉइस प्रोड्यूस्ड बाय रोटर ब्लेड्स, एस्थेटिक इम्पैक्ट एंड द इम्पैक्ट ऑन बर्ड दैट मे फ्लाई इनटू द रोटर्स। ठीक है, उसके बाद पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वाई मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया। ये ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो है इंडिया में क्यों नहीं एग्जिस्ट करती। मोस्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिया बिकॉज wind farms in the country are typically located in remote areas, reducing the impact of noise and aesthetic concerns. Additionally, the technological department and planning have helped mitigate the impact on birds. ठीक है, तो ये आपका सेकेंड आंसर हो जाता है। इसके साथ आपको एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने एक इंग्लिश की मैराथन जो है अपलोड कर रखी है, आप जाके उसको देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद आपका इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, साथ ही आई बटन पे भी आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और उसके बाद ये वाला जो PDF है वो आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर और लिंक दोनों मिल जाएंगे। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ है, व्हाट इज द मेजर चैलेंज टू यूज ऑफ विंड एज सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, तो द मेजर चैलेंज टू द यूज ऑफ विंड एज अ सोर्स ऑफ पावर इज इट्स intermittency. Wind does not always blow when electricity is needed, making it necessary to have backup power source or energy storage solution. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, फोर्थ क्वेश्चन में आपसे वर्ड पूछा हुआ है, फाइंड वर्ड विच हैव सिमिलर मीनिंग टू द फॉलोइंग। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर दे रखा है, एस्थेटिक और रिमोट। अब आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे जो आंसर आपको दिए गए सेम टू सेम इसमें से कॉपी करके नहीं दिए गए हैं। ठीक है, आपको क्या करना होता है, पहले इस पैराग्राफ को पढ़ना होता है और इसको समझना होता है। इसको समझने के बाद आपको इसके क्वेश्चन के आंसर जो है अपने वर्ड्स में लिखने होते हैं, इस पैराग्राफ की हेल्प लेकर। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, वरना आपके मार्क्स जो है इसमें काट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चॉइस में था यहाँ पे, अब बी पार्ट आ जाता है इसी में। बी भी क्या आता है आपका, चॉइस में आता है। बलदेव द वॉचमैन वॉज अवेक, he stretched himself, slowly unwinding the heavy shawl that covered him. It was close on midnight, and the chill air made him shiver. The station, a small shack backed by heavy jungle, was a station in name only, for trains only stopped there, if at all, for a few seconds before entering the deep cutting that led to the tunnel. ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा हुआ है पहले क्वेश्चन में, वाई वॉज बलदेव अवेक, कि बलदेव जो था क्यों जागता था। अब देखो उसकी ड्यूटी थी, वो वॉचमैन था वहां पे, इस वजह से उसको क्या करना पड़ता था, जागना पड़ता था रात भर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है सेकेंड पार्ट, वाई डिड ही कवर हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कवर क्यों कर रखा था। देखो ठंड का मौसम था, ठीक है, तो ठंड से बचने के लिए उसने क्या कर रखा था, खुद को कवर कर रखा था ताकि उसको गर्मी मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट पूछा हुआ डिस्क्राइब द स्टेशन, डिस्क्राइब करना स्टेशन के बारे में। तो स्टेशन कैसा था, पूरा जंगलों के बीच में था और छोटा सा स्टेशन था, और वो सिर्फ नाम मात्र का स्टेशन था, वहाँ कोई ट्रेन वगैरह रुकती नहीं थी वैसे, बस टनल से पहले वो थोड़ा बहुत रुकती थी। इसके बाद नेक्स्ट में पूछा हुआ, इसमें से भी वही वर्ड पूछा हुआ, तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट में से पूछा हुआ था, रफली बिल्ड कैबिन शैक बोला जाता है, एक्सटेंडेड इन लेंथ स्ट्रेच्ड बोला जाता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ ये कितने मार्क्स का क्वेश्चन था। तो अभी आपको दिख रहा होगा, जो पहला वाला था वो आपका 4 मार्क्स का था। उसके बाद दोबारा से जो दूसरा पैराग्राफ था वो भी कितने मार्क्स का था, 4 मार्क्स का था। तो इनको करने के बाद आपके 8 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो देखो इंग्लिश में स्कोर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस चीज़ों को समझ के आपको आंसर लिखने होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आ जाता है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब इनमें से क्या करना है आपको, किसी
किन्हीं 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं 30 से 40 शब्दों में, और 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। तो मैंने चारों के चारों आंसर आपको लिख के दे रखे, तो सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। और उसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें चॉइस आपको दोनों में से एक करना है, 6 मार्क्स का। इसमें मैंने ऊपर वाला सॉल्व कर रखा है। तो चलिए इसके सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। व्हाट वाज द इंट्रूडर्स फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड जिराड रिएक्ट टू इट। ठीक है, तो इसका आंसर है द इंट्रूडर्स फर्स्ट क्वेश्चन वाज डू यू लिव हियर अलोन। जिराड प्रिटेंडेड टू बी calm but was nervous and felt cold at the question. He was terrified inside. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज विंड एनर्जी अबंडेंट, वेयर इज रिसर्च डन फॉर विंड एनर्जी एंड वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है इसका आंसर, part of India like Tamil Nadu and Gujarat. Research for wind energy is done at the National Institute of Wind Energy in Chennai, which serves as the nodal agency for the development of wind energy technology and its utilization. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ डिड गवास्कर ब्रेक हिज मदर्स नोज। गवास्कर वॉज प्लेइंग द डेली क्रिकेट मैच विद हर मदर in the small gallery of their house. His mother used to ball him. One day, Gavaskar hit one straight back and caught her bang on the nose, which start bleeding. ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर डी, हाउ डिड द राइटर्स ग्रैंड मदर लीड हर लाइफ। तो यहाँ पे द राइटर्स ग्रैंड मदर led her life in a simple and contented manner. She found peace and wisdom in her everyday activities, including tending to her pots, pans, gardens, and reading religious scriptures like Bhagavad Gita. She believed in living and experiencing life to gain wisdom. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, जो कि 6 मार्क्स का है। आप क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। Who was Bishambar Nath? Why was Bholi's sister envious of her? तो देखो यहाँ पे बता रखा है, बिशंबर नाथ was a well-to-do grocer of the same age as Bholi's father. He was a widower who had a house of his own and a big bank balance. He came with a big party of friends and relation with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. He had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. Bholi's elder sister, who had came for the occasion, were envious of her luck. ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा आंसर आपका खत्म हो जाता है। 60 वर्ड्स में बोला हुआ था, इसलिए उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर लिखा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर द क्वेश्चन डेट फॉल। ठीक है, यहाँ पे आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया गया है और उसके बाद उससे आंसर पूछे गए हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है, व्हाट डज द पोइट रिमेंबर। द पोइट रिमेंबर्स द नाइट व्हेन हिज मदर वाज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मेनी आवर्स डिड इट रेन। इट रेन फॉर 10 आवर्स। कितने देर रेन हुई थी, 10 घंटे तक। वेयर डिड it hide and what did he do after that? The scorpion hid beneath a sack of rice and after that it stung the poet's mother. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 5। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पे भी आपको एक एक्सट्रैक्ट दे दिया गया है, ये आपको पढ़ना है, फिर इसको समझना है कि इसमें बोला क्या गया है। इसको समझने के बाद आपको नीचे के क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, व्हाट इज डन टू द फ्लावर्स सो दैट वन माइट नोटिस देम। टू द choicest flower in the emperor's garden, little silver bells are fastened so that their tinkling might prevent anyone from passing by without noticing them. ठीक है, हाउ फार वॉज एम्परर्स गार्डन, तो कितना दूर था। एम्परर्स गार्डन extended so far that even the gardener didn't know its end. This indicate that the garden was vast and extensive, stretching beyond the gardener's knowledge.
It was a large and beautifully arranged garden that seemed endless. इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला हुआ है what was beyond the garden? Beyond the garden there was a beautiful wood with very tall trees. Beyond the wood there was the sea. The wood extended right up to the sea, which was deep and blue. Large ship could sail very close to the branches of the trees in the wood. ठीक है, तो ये वाला आपका सी वाला पोर्शन भी खत्म होता है। इसके बाद नेक्स्ट डी पार्ट आ जाता है। डी पार्ट में क्या बोला हुआ है, who would listen to the nightingale song. The nightingale song was listened to by the poor fisherman, who would stand still and listen to her song even though he had other work to do when he came out at night to cast his nets. ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 में रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिस वजह से आपको इंग्लिश में पास होना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन पास नहीं होना है आपने, सिर्फ अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ठीक है, तो वो वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने बता रखे हैं और अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं वो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अभी जो आपको क्वेश्चन पेपर कैसे करना है वो दिखा रहा जा रहा है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट क्या बोला जा रहा है यहाँ पे वो देख लेते हैं एक बार। When does a bee continue collecting honey and manufacturing wax? A bee continues collecting honey and manufacturing wax even when it was accumulated sufficient resource for multiple generations to live on, working tirelessly as if it is fears starvation. इसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है बी पार्ट में, what does the main population of hive consist of? The main population of the hive consists of unhappy spinsters whose natural destiny has been thwarted and they can never reproduce. ठीक है, क्योंकि वो कभी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे और अनहैप्पी थे वो। What is the one bee reserved to do? कि एक बी को किस लिए रखा जाता था? One bee is reserved for the purpose of mating and reproducing, and she is not allowed to do anything else except slaughter possible rivals in the process. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है डी पार्ट। हाउ डज अ ड्रोन लिव? अ ड्रोन लिव्स by doing nothing useful and living like a gentleman upon other bees earnings, especially the honey gathered by worker bees. ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आपको यहाँ से ये पैराग्राफ दे रखा है। रीड द गिवन पैसेज बिलो गिवन बिलो एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट दैट फॉलो। अब यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दे रखी है, बहुत इजी है, इसमें से आपको आंसर ढूंढ ढूंढ के लिखना है, बीच बीच में मिसिंग थे तो ये आपको यहाँ पे दे दिया गया। देखो, द लेबर मीन्स, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक मिसिंग था, वर्क तक का, फिर लिखा था बट इट जनरली। ठीक है, तो यहाँ से इम्प्लाइज मैनुअल वर्क तक गायब था, तो वो हमने ब्लैंक्स में भर दिया। उसके बाद व्हाट फार्मर्स, फिर यहाँ से रिक्शा पुलर टू डू इज मैनुअल वर्क तक गायब था। उसके बाद एंड टीचर क्लर्क डू इज मेंटल लेबर वर्क। ठीक है, मेंटल लेबर। ऐसे करके आपको ये सारे आंसर दे रखे हैं, तो ये बहुत ऐसे आसान था और इजी था, और इसके आंसर आप आराम से ढूंढ लोगे। इसमें 2 मार्क्स आपके फ्री, 4 मार्क्स आपके फ्री के। इसके बाद आपका आ जाता है समरी राइटिंग। समरी राइटिंग में आपको ध्यान से लिखना है, पहले आपको अच्छे से पढ़ना है उसको। उसके बाद उसमें से जो मेन मेन कंटेंट था वो आपको लिखने हैं, मेन मेन पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ एकदम डीपली नहीं लिखना होता है। ये देखो कितना बड़ा है, ठीक है, अब इसको मैंने कितना छोटा सा लिख दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन लगाना है यहाँ पे। तो पहला क्या है, एनी हैड अ पैशन फॉर बुक्स, हेल्थ इज प्रिफरेबल टू वेल्थ, आई एक्सचेंज्ड माई हॉर्स फॉर अ काउ, आई एम वेक्स्ड बाय हिज साइलेंस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट और आसान आ जाता है, ज्वाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें सेंटेंस जोड़ना है आपको, 2 सेंटेंस इस तरीके से दे रखे हैं, आपको इनको जोड़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, डू नॉट बी अ बोरोवर, डू नॉट बी अ लैंडर।
अब आंसर क्या है, नाइदर बी अ बोरोवर नॉट अ लैंडर। ठीक है, तो ये ज्वाइन कर दिया गया सेंटेंस को। He did not appear in the test, he was fined. He did not appear in the test and he was fined. ठीक है, wise men love truth, fools shun it. Wise men love truth while fools shun it. ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है चेंज इन वॉइस, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस जिसे हम बोलते हैं, उसे भी मैंने वहाँ पे समझा रखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख लीजिएगा। Change the voice. Nobody has opened this box so far. This box has not been opened by anyone so far. The cup has been broken. The cup was broken. Players have elected him the captain of the team. He has been elected as the captain of the team by the players. ठीक है, तो ये आपका ये वाला आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आ जाता है डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, पहला, as soon as the bell rang they ran out of the room. No sooner did the bell ring than they ran out of the room. ठीक है, इसके बाद ऐसे ही तीन और दे रखे हैं इसमें। A most happy life is leads sorry he leads a most happy life. इसके बाद क्या बोला है, the lily is not as beautiful as the rose. The rose is more beautiful than the lily. इसके बाद क्या बोला है, द पार्डन वॉज ग्रांटेड आफ्टर द मैन हैड डाइड. इट वॉज आफ्टर द मैन हैड डाइड दैट द पार्डन वॉज ग्रांटेड. ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है आपका पैराग्राफ राइटिंग था, किसी एक टॉपिक पे लिखना था, किसी भी एक हिस्टोरिकल फिगर के ऊपर लिखना था, सब इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ योर चाइल्डहुड उसके ऊपर लिख सकते थे, या पॉल्यूशन के ऊपर। तो मैंने चूज करा पॉल्यूशन, जो कि थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए भी। ठीक है, तो इतना सा लिख दिया और ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 आ जाता है आपका, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर द remission of fine as you have been fined for not returning the library books on time. ठीक है, तो आपका यहाँ से लेटर स्टार्ट हो जाता है, द प्रिंसिपल XYZ पब्लिक स्कूल विकास नगर उत्तम नगर। ठीक है, नई दिल्ली, जो भी लिखना हो आपको वो लिख सकते हो। उसके बाद डेट आ जाती है आपकी, फिर सब्जेक्ट रिमिशन ऑफ फाइन। ठीक, उसके बाद यहाँ से आपका मेन लेटर स्टार्ट हो जाता है, रिस्पेक्टेड सर मैम, और उसके बाद यहाँ पे मेन कंटेंट जो है आपका स्टार्ट हो जाता है, आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक, थैंकिंग यू, उसके बाद योर्स ऑबिडेंटली, नाम लिख देंगे अपना। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द फॉलोइंग पैसेज हैज 7 मिस्टेक्स ऑफ स्पेलिंग एंड अदर ग्रामेटिकल inaccuracies. Spot the errors and provide correct form as shown below. One is done for you to serve as an example. ठीक है, तो ये थोड़ा सा इजी, इसमें बहुत इजी दे रखे हैं, इसमें आराम से आप मिस्टेक निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो, पहला तो इसने बता दिया पीपल का, इस पीपल की स्पेलिंग गलत है, बाकी हमें खुद करने थे। तो यहाँ पे आप देखोगे देयर इन आइडियाज इन देयर माइंड, तो ये देयर वाला ये वाला लिख रखा है, लेकिन जब भी हम देयर माइंड यूज करते हैं तो ये वाला यूज होता है, ये हमारे लिए अपने के लिए यूज होता है, और ये प्लेस इंडिकेट करता है किसी चीज को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आ जाता है आपका वोकेबलरी। यहाँ पे आप वोकेबलरी की स्पेलिंग देखोगे, स्पेलिंग गलत लिख रखी है वोकेबलरी की। ठीक, वोकेबलरी के बाद आपका नेक्स्ट जो है वो आ जाता है स्केलरी, सॉरी स्कूलरी को यहाँ पे स्केलरी कर रखा है। ठीक है, तो ये आप सही करोगे। उसके बाद वैरायटी की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। वैरायटी के बाद आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप की स्पेलिंग गलत देखने को मिल जाएगी। स्कॉलरशिप के बाद आपको यहाँ पे फ्लॉन्ट की स्पेलिंग को फ्लॉट लिख रखा है, तो ये एरर और उनकी करेक्ट फॉर्म यहाँ पे आपको उसका टेबल दिख रहा होगा, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आ जाता है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स इन पॉइंट्स ओनली, यूजिंग एप्रोप्रिएट हेडिंग एंड सब हेडिंग, ऑल्सो यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीविएशन। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दे रखा है आपको, यहाँ पे आ गया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ठीक, यहाँ पे इसकी सब हेडिंग आ गई हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता दिया गया। उसके बाद बिल्डिंग एंड मेंटेनेंस के बारे में बता दिया गया, फिर पर्पसेस बता दिए गए, डिफेंस अगेंस्ट इन्वेंशंस, बॉर्डर कंट्रोल्स, ड्यूटीज कलेक्शन, रेगुलेशन एंड इंकरेजमेंट ऑफ ट्रेड, कंट्रोल ऑफ इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इसके बाद फीचर इनहेंसिंग डिफेंस में क्या आ जाता है, वॉच टावर, ट्रूप बैरेक्स, गैरिशंस,
इसका सिग्नलिंग यूजिंग स्मोक और फायर डबल्ड एज अ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। इसका ज्योग्राफिकल स्ट्रेच में क्या दे रखा है, ईस्ट ऑफ लियाडोंग, वेस्ट टू लूप लेक, north from Sino-Russian border, south to Tao River. The Ming Dynasty wall measures 8,850 km, includes actual walls, trenches, natural defenses. Entire wall with branches measures 21,196 km. Architectural feat में recognized as the impressive architectural achievement in history। ठीक है, इसके बाद आपका यहाँ से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको ESP फॉर रिसेप्शनिस्ट और एक आता है ऑफिस यूज। तो रिसेप्शनिस्ट वाला बहुत ईजी है, तो मैंने रिसेप्शनिस्ट वाला ही सॉल्व किया है, और आपको हमेशा यही बोलता हूँ कि रिसेप्शनिस्ट वाला पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 15 मार्क्स का ये आता है आपका, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 4 से 5 चैप्टर होते हैं इसमें बस। ठीक है, तो पहले यहाँ पे बोल रखा था व्हाट आर द फ्रंट ऑफिस ड्यूटीज ऑफ अ रिसेप्शनिस्ट। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, वेलकम द गेस्ट विजिटर एंड ऑफर देम हेल्प। ठीक है, कि उनका वेलकम करना है और उनके हेल्प पूछने की किस तरीके से आप उनकी हेल्प कर सकते हो। जो भी टेलीफोन कॉल्स आएंगे उनका रिप्लाई करना है। अटेंड टू रूटीन इंक्वायर्स, टेक डाउन मैसेजेस लेफ्ट बाय विजिटर एंड कॉलर्स एंड पास देम ऑन टू द राइट पर्सन एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, कि जो भी मैसेज वगैरह आता है विजिटर से या किसी कॉलर से, उसको राइट पर्सन मतलब सही बंदे पे सही टाइम पे पहुंचाना। नोट डाउन मैसेजेस, मैसेज लिखना। मेक बुकिंग्स, बुकिंग बंद करना, रिजर्वेशन करना, कैंसिलेशन और प्लान शेड्यूल्स वगैरह। ठीक है, हेल्प द गेस्ट्स विजिटर विद एनी क्वेरीज और प्रॉब्लम दैट मे अराइज। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आ जाता है, while attending a telephone call why do you have to decide quickly। कि जब भी आप कॉल अटेंड करते हो तो आपको क्यों फटाफट से डिसाइड करना होता है। वी हैव टू डिसाइड क्विकली टू सेव टाइम एंड मनी। ठीक है, इसके बाद ये आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना था कन्वर्सेशन। ये अपने अकॉर्डिंग कुछ भी भर सकते थे आप, ये जितना ब्लू से लिखा हुआ है इसकी जगह आप कुछ भी अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये बोल रखा है इनका नाम सयान था, तो मैंने यहाँ सयान लिख दिया, रिसेप्शनिस्ट। हाउ कैन आई सॉरी हाउ कैन आई हेल्प यू सर, सयान आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद मिस्टर केडी। रिसेप्शनिस्ट, आई वुड लाइक टू कैंसल दैट अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो रिसेप्शनिस्ट, सॉरी सर ही इजंट देयर एट द मोमेंट, वुड यू लाइक टू रिशेड्यूल इट। ठीक है, तो यहाँ पे कैंसिल करने के लिए बोल रहे थे कि हमें मेरे को अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी थी। ठीक है, तो मिस्टर केडी आ गया, तो यहाँ पे आप सॉरी ही इज नॉट, यहाँ बताया कि वो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि जो मिस्टर केडी है वो अवेलेबल नहीं है, क्या आप इसको रिशेड्यूल करना चाहते हो, ऐसा करके उन्होंने पूछा। ठीक है, तो अपनी मर्जी से भी भर सकते हो। इसके बाद बी आ जाता है, what should one do if one has not heard the message। अगर आपने मैसेज ना सुना तो क्या करना चाहिए। if one has not heard message he has to ask again, कि उसको दोबारा पूछना चाहिए। and repeat the message or use ways to indicate that he has right message, correct them and give the right information again if necessary। ठीक, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 21, why are emergency services required। Answer, emergency services are required to provide immediate assistance during critical situations such as accident, natural disaster, medical emergencies, and more. They ensure the safety and well-being of individuals, offering timely response and necessary support to mitigate रिस्क एंड सेव लाइफ्स। अभी मैं आपको सिलेबस वगैरह दिखा देता हूँ। ठीक है, कि कैसे आपका पेपर, ये तो आपका हो गया किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आता है और सॉल्यूशन आपने देख लिया। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसमें अभी नहीं आई हैं और आपके सिलेबस में है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें आती हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पैसेज आएगा, शॉर्ट आंसर फ्रॉम योर बुक्स, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्सट्रैक्ट पैसेज, लॉन्ग अनसीन पैसेज दो आएंगे। ठीक है, जो आपको मैंने दिखाया। रीड पैसेज एंड कंप्लीट द स्टेटमेंट, ये मैंने आपको बताया था और अभी क्वेश्चन पेपर में भी आपको देखने को मिला होगा। समरी बनाने के लिए आता है और एक नोट मेकिंग यहाँ पे रह गया, तो नोट मेकिंग भी आता है। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट वर्ब वाले आते हैं, कनेक्टर्स हमने देखा, और कन्वर्जेशन इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ये भी आ जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और मिसिंग है, वो क्या है, एक्टिव और पैसिव वॉइस, वो भी आ जाता है। पैराग्राफ भी देखा आपने, पैराग्राफ पक्का आएगा, और लेटर भी आ जाता है। नोट मेकिंग यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नोट मेकिंग ये रहा। ठीक है, एरर करेक्ट
और राइट अ लेटर। ठीक है, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, राइट अ लेटर जो है आपको कर लेना है अच्छे से। और एरर करेक्ट जो है थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है आपको, लेकिन ग्रामर की अगर अच्छी नॉलेज है तो आप आराम से एरर करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सेक्शन बी में दो ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू। तो ऑप्शन वन इजी पड़ेगा आपको, तो ऑप्शन वन पढ़ लीजिएगा, 4 से 5 चैप्टर है उसमें। ठीक है, यहाँ पे ये दे रखा क्या है, किस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। 17 में आता है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस स्टेटमेंट्स, सेंटेंस मैचिंग, रिसेप्शनिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं आपको। ठीक है, रिसेप्शनिस्ट रिलेटेड क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस जो है यहाँ पे बता दिए गए हैं, ये आपको याद कर लेने हैं, और ऑफिस यूज के भी यहाँ पे बता दिए गए हैं, लेटर वगैरह उसमें से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो आपको कर लेना है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है माय फर्स्ट स्टेप है, फादर डियर फादर है। ठीक है, और जो है बता देता हूँ मैं आपको, एक माय सन विल नॉट बैगर बी, अ केस ऑफ सस्पिशन। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये 4 चैप्टर हो गए। और उसके बाद लास्ट वाला जो होता है भोली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और चैप्टर 26A to 30A ये मैंने आपको बताया कि ये कर लीजिएगा, आपके लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, तो आपको कौन कौन सा चैप्टर करना है, भोली वाला करना है, ये 26 to 30 ये करना है। और एक टाइगर इन द टनल रह गया था, ये भी आपको कर लेना है, जिसपे मैं टिक लगाते जा रहा हूँ वो आपको कर लेना है। माई सन विल नॉट बैगर, अ केस ऑफ सस्पिशियन, फादर डियर फादर, और चैप्टर 1। ठीक है, तो ये चैप्टर आपको पक्के अच्छे से कर लेना है, और इनके बुक के टेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेने हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। हाउ डिड अंकल्स कीन ऑब्जर्वेशन हेल्प गवास्कर इन रिटेनिंग हिज आइडेंटिटी। ठीक है, तो अब उनके अंकल ने एक बर्थ मार्क जो था गवास्कर जी के कान में छेद था जो, उसको पहचान लिया था, जिस वजह से उनकी आइडेंटिफिकेशन हो पाई थी कि वो रिप्लेस हो गए हैं, और उनको सही जगह पर पहुंचा दिया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या है, हाउ डू द ब्यूटीज डांस, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्यूटी इन नेचर, टॉल ट्रीज सीम टू बी dancing in the breeze, the buzzy bees dance in the air, and the rising waves of the sea also seem to be dancing. The ripened fruit hanging from the trees also swang in the breeze. ठीक है, इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन आ जाता है आपका थिमक्का वाला, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग में दे रखा है, तो ये आप अच्छे से कर लीजिएगा। द प्लांट ग्रोन बाय थिमक्का प्रोवाइड अ ग्रीन canopy for a 3 kilometer stretch on the national highway. They are home to thousands of birds. They also help in preventing soil erosion. They are estimated to have a worth of 85 crores. ठीक है, what kind of education does the writer want should one get rather than it is today? ठीक है, इसके बाद क्या है, how is wind energy produced? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, how does the poet remember her grandmother and wish her to be alive to seek her love? Why do adolescents get stressed? कि adolescents जो है, किशोरावस्था वाले जो टीनेजर्स है, उनको स्ट्रेस क्यों होता है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, why did the intruder in the play wanted to assume Gerard's identity? ठीक है, इसके बाद है, why did the doctor turn Evans out of his car? The last question, sorry, question number 10, how did Ved Mehta's families react to his blindness? What steps did it take to help the child? लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब्ड हेवन ऑफ फ्रीडम? ठीक है, अब नीचे आपके इनके नोट्स दे रखे हैं, चैप्टर वाइज नोट्स दे रखे हैं, अगर आपको ये चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, और मैराथन क्लास जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।